गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बलबन तक देखा है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल देख रहे हैं और सल्तनत काल में हम लोग बलबन तक देखे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे खिलजी वंश से। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे खिलजी वंश से। तो आप लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 9। देखे थे कि बलबन के मृत्यु के बाद अब दिल्ली के गद्दी पर शासन करने वाला वैसा कोई नहीं था। तो बलबन के सेना में सेनापति थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो वही अलग से खिलजी वंश की स्थापना किए। तो यहाँ आ जाइए, देखिए लिखा है सबसे नीचे पेज नंबर 9 पर, खिलजी वंश 1290 से 1320 1290 से 1320। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है। तो आइए देखिए, गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और राजधानी किलोखरी को बनाया। तो पहले किलोखरी उधर ये था, अब पता ना कहाँ है, खत्म हो गया। उस समय था, खत्म हो गया। इसी के समय मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला लगभग 2-3 लाख सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया। और इससे पहले पढ़े थे वो कौन, चंगेज खां आया था ना? चंगेज खां कब आया था? ले सब लिखवाए हैं, भुला जा रहे हैं ना। मांगबरनी का पीछा करते हुए, ठीक है। अब देखिए हलाकू ये क्या, खिलजी ने अब्दुल्ला को परास्त किया। देखिए हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला 2-3 लाख सेना लेके यहाँ इस ये पश्चिमोत्तर भारत है ना, बताए थे कि जितने आक्रमणकारी हैं सब इधर से ही भारत में प्रवेश करते थे, इधर से ही भारत में प्रवेश करते थे। तो अब्दुल्ला भी आया, तो इसको यहीं पर इसी इलाके में खिलजी परास्त किए। देखिए हारने के बाद मंगोल सेना वापस चली गई। हारने के बाद मंगोल सेना वापस चली गई, लेकिन चंगेज खां का नाती उलुग खां लगभग 40,000 सैनिकों के साथ रुक गया। उलुग खां यहीं रुक गया और बाकी सेना चली गई और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जिन्हें भारतीय नवीन मुसलमान कहा गया है। तो भारतीय नवीन मुसलमान को अंडरलाइन कर दीजिए। सर ये उलुग खां, ये बलबन का दूसरा नाम था ना उलुग खां? हाँ, तो देखो नहीं बताए कि अब राजनंदिनी है, तो राजनंदिनी एगो है नहीं ना, उसका भी नाम था, इसका भी नाम था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक का एक नाम रख लिया तब दूसरा नहीं रखेगा, ऐसा नियम नहीं ना है। उसी टाइप से उलुग खां और उलुग खां अलग अलग है, अलग अलग होगा। यहाँ पे सर उलुग खां
तो कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट होगा, उलूग ही होगा, मिसप्रिंट होगा। यहाँ उलूग लिखा है ना, उलूग लिखा है। हाँ तो मिसप्रिंट हो गया होगा। तो नवीन मुसलमान को हाईलाइट कर लीजिए, पूछेगा कि नवीन मुसलमान कौन थे, तो उलूग खां के नेतृत्व में जो बस गए यहाँ पे 40,000 मुसलमान, उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में उसका भतीजा भिलसा और देवगिरी के अभियान पर गया। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए देवगिरी या भिलसा इधर महाराष्ट्र में है ना, देवगिरी और भिलसा महाराष्ट्र में है। तो हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा पराक्रमी थे और बड़ा महान शासक में हुए हैं। तो इधर से ना बहुत सारा सोना चांदी लूट के अपना आ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। तो पता ना कहीं कोई नदी थी और नदी के इस पार अपना सब वो खजाना लेके बैठा हुआ था। तो जलालुद्दीन खिलजी को पता चला, तो अपना कि चलो भाई भतीजा है, जीत के लाया है, चलो भेंट करने। तो नदी की वजह से ना अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ कि सेना को इधर ही छोड़ के अपना वैसे ही अकेले पार कर गया, नदी को नाव से चला गया भेंट करने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने। और अलाउद्दीन खिलजी इसी का फायदा उठा के मार दिया। बड़ा नेक इंसान था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन पर बड़ी भरोसा करता था। तो अलाउद्दीन के जीवन का ये मैंने बहुत बड़ा कलंक है एक तरह से। बाद में अलाउद्दीन भी इतना काम किया, तो ऐसा नहीं लगता था कि अलाउद्दीन मैंने इतना गिरा हुआ हरकत कर सकता है। बेचारा मार दिया, बड़ा नेक आदमी था वो जलालुद्दीन। देखिए जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में उसका भतीजा भिलसा और देवगिरी के अभियान पर गया, जहां उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी निहत्था अलाउद्दीन से मिलने गया। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। पहले ना गद्दी के लिए कोई किसी को नहीं चिंता था, सब गद्दी है, बेटा है कि कौन है, माँ है कि बाप है, इससे मतलब नहीं। जो गद्दी के बीच में आया उसको मार देता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी कम समस्या नहीं आया, बहुत समस्या आया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी बड़ा नेक शासक बना और भारत को सुधार दिया, पूरा जितना उसका साम्राज्य क्षेत्र था पूरे को सुधार दिया, बहुत सुधार किया। यहां तक कि ये जो अपना कानून बनाया, कहता था कि कौन क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, इससे हमको मतलब नहीं। हमारा कानून ऐसा होगा जो जनता के भलाई के लिए होगा, जो जनता के भलाई के लिए उचित होगा, हम वही कानून बनाएंगे। तो इसी के समय ना सब जितना मौलवी थे दिल्ली में, हाजी मौला लोग विद्रोह कर दिए कि अरे तो हम लोगों की जो सर्वोच्चता है समाज में वो तो खत्म करने पर तुल गया है। तो विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि देखो भाई, अगर शासन के खिलाफ तू लोग जाओगे तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि तुम लोग कौन। जो जो विद्रोह किया सबको मरवा दिया, मार काट के शांत करा दिया। था बड़ा अच्छा लेकिन था बड़ा खूंखार भी। जहां कोई भी इसके शासन काल में कोई विद्रोह करता था कि मार देता था। तो आइए देखिए, तब आता है
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसके बचपन का नाम अली या गुरशप था। यह अपने प्रारंभिक काल में बहुत सफल राजा रहा। इससे प्रभावित होकर इसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। काम नहीं है, अंडरलाइन मत करिएगा। सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। सिकंदर मैंने वही सिकंदर, तो सिकंदर कितना महान था, तो ये भी वही उपाधि धारण किया कि मैं पहला था, हम दूसरा है, हम लोग हमसे महान अब कोई नहीं है। और सानी मने होता है, अरबी भाषा है कि बहुत पराक्रमी शासक, बहुत पराक्रमी शासक। अलाउद्दीन खिलजी एक महान एवं पराक्रमी शासक था। इसके शासन काल में भारत के पश्चिम भाग में मंगोल आक्रमणकारियों का भय बना रहता था। संभवतः इसी के शासन काल में भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। अब देखिए, ये पश्चिमोत्तर भारत है ना, यहाँ ये रहा भारत और ये रहा आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया ये सब कबीला वाला था। अभी देखो, अभी समाचार सुनना, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है यहीं पर, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर यहीं युद्ध होने वाला है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। मामला ये है, चाहे छोड़ो सब मामला दूसरा है, न तो फिर हिस्ट्री से इधर चल जाएंगे। तो इधर ये पाकिस्तान तो पहले इंडिया में ही था, इधर ये से मंगोल आक्रमण करते थे। तो इन मंगोलों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि कहा कि इनसे बचने के लिए जरूरी है कि हमारे पास बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए, तब तो कोई मुकाबला करेगा इनसे। तो भारी मात्रा में, भारी संख्या में सेना बहाली करके और यहां लगाया बॉर्डर पे, ताकि उधर से कोई घुसे मत, उधर से कोई घुसे मत। अब सुनिए कि जब सेना लगा दिया तो भाई सेना के रख रखाव का खर्चा भी तो चाहिए, सेना को वेतन भी तो देना है, सेना को वेतन भी देना है। तो अच्छा, उन्हें उल्टा पलटा सब कर दिया है, डेस्क ना बीच में लगा के। अच्छा, उसी बेंच पर बैठ जा, पीछे बैठ जा, लास्ट में उसको सही करवा दिया जाएगा। अब तक कौन लड़का नहीं है ना, तो मधु आगे आ जाएगी, बैठो। सुनिए, तो सेना तो खड़ा कर लिया, सेना खड़ा कर लिया, तो भाई सेना को वेतन भी देना है, पैसा कहां से आएगा इतना, है ना। और याद है इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा कौन शुरू किया था? इल्तुतमिश। कि वेतन के बदले ना उस समय सब जगह जमीन खाली था, सब दे देता था। तो अब तो सब जमीन भी खत्म, अब क्या दे? वो तो नया नया आया था, पहला था, सब खाली था, लो भाई अब कहां से दे? तो इतनी बड़ी सेना खड़ा करने के लिए उतना जमीन नहीं था कि दे। तो ये क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया सैनिक को। और बाजार में नियम बना दिया, पैसा कम देता था लेकिन नियम बना दिया ना, हर चीज का दाम तय कर दिया कि चावल ऐसे रुपए किलो बिकेगा, गेहूं ऐसे बिकेगा, हर चीज का कीमत तय कर दिया कि अगर जो उससे ज्यादा बेचते हुए पकड़ा गया कि सजाए मौत। और जो डंडी मारता था ना, डंडी मार लिया, जितना कम तोलता था पकड़ा गया तो जितना डंडी मारता था उतना उसका मांस काट लिया जाता था। तो पहले का जो न्याय प्रणाली था वो तो जैसे को तैसा था ना।
अभी के जैसा नहीं ना केस मुकदमा ये सब चलता था, वो तो पकड़ाया तुरंत सजा दे देता था। ठीक है, तो बाजार में हर चीज की कीमत तय कर दिया। ठीक, सेना में क्या करता था, सेना का जब बहाली होने लगा ना तो सब जो मैंने जो लड़ने लायक नहीं है कि वो अपना कहता हम सेना में है, सेना में है, सेना में जाएंगे। जैसे कैसे अभी अफगान में तुरंत हार हो गया अफगानी सेना का और तालिबान जीत गया। क्यों? यही हुआ था। अमेरिका उधर से फंड देता था कि सेना का बहाली करिए, सेना को ट्रेनिंग दीजिए, यहाँ सारा काम खाली कागज पर होता था और सब पैसा का घपला होता था। वो सबका सोचता था कि फिर से तालिबान आ जाएगा कि अमेरिका रहबे न करेगा। अमेरिका गया और सब सेना तो खाली कागज पर था, वास्तव में था नहीं। ट्रेनिंग व्रेनिंग जो देना था वो कुछ नहीं दिलाया। तो नतीजा हुआ कि तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। तो यही चीज अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी कहा वैसे नहीं, जितना बहाली हो रहा है सबका एगो बायोडाटा तैयार करो। घोड़सवारी वाला जितना सेना है सब घोड़ा पर मोहर मारो। नहीं दागता है, मोहर होता था शाही प्रतीक का, गरम करके और उसे घोड़ा पर दाग दिया जाता था। और जो जो घोड़ा दगाया है, मोहर लगा है, वही जाएगा युद्ध में। ये नहीं कि ईटा ढोए वाला, कपड़ा ढोए वाला कोई भी गधा लेके चल दिए लड़ने के लिए। भाई लड़ना मंगोल से ना है। हाँ नहीं, अभी जैसे खच्चर वच्चर है, नाम है घोड़ा का और ले लिया है गधा। अब वो सब मंगोल जो इधर से आता था सब 7-7 फीट का रहता था और सबका घोड़ा 6-6 फीट ऊंचा, ऐसे एकदम बुलंद और ताकतवर। खाली ये सब न मांस चर्बी, उधर खेती बाड़ी ये सब नहीं ना है, पानी है नहीं, तो इसीलिए इधर वाले लोग ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। खा के एकदम बुलंद, इधर का 10 गो वो अकेले काफी रहता था। अभी भी आप देखेंगे इंडिया में अमूमन कि जो पंजाब हरियाणा वाले ये सब हैं, इनका हाइट एवरेज 6 फीट है। इनका हाइट एवरेज 6 फीट है। हम लोग बिहार यूपी वाले एवरेज हाइट 5.5 फीट है कि नहीं? आप अपने क्लास में देख लीजिए, चाहे कहीं भी मार्केट जाइए, देखिए एवरेज हाइट 5.5 फीट। उससे ऊपर शायद ही नंदन कुंदन जैसा कोई नजर आ जाए, न तो नहीं है कि ना, रेयर केस में। लेकिन उधर सब वैसे ही, और उससे भी लंबा लंबा है इधर वाला सब, सेंट्रल एशिया वाला। क्यों लंबा है? क्योंकि इन लोगों को ना शिकार करना रहता है, खेती बाड़ी तो होता नहीं, और पूरा लंबा लंबा डेग लगा के दौड़ता है सब। तो इसीलिए इन लोगों का पैर लंबा लंबा हो गया, दौड़ते रहता है। उन लोगों के लिए दौड़ने के लिए कहा जाएगा 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो तू अभी सोचोगे वो दौड़ के डिग्री पहुंच जाएगा। उन सबके लिए आम बात है। एक बार दौड़ना शुरू किया तो वो 1 घंटा दौड़ रहा है, उस सबको कुछ नहीं होगा। इसी टाइप का है ये अफ्रीका वाला सब, केन्या इथियोपिया वाला। अभी वर्ल्ड में जितना मैराथन दौड़ होता है, मैराथन दौड़ जितना होता है सब यही केन्या इथियोपिया वाला जीतता है। पतला एकदम रहेगा, 7 फीट 7.5 फीट का रहेगा। हम लोग 2 डेग मारेंगे तो वो 1 डेग मारेगा। हाँ, हम लोग का 2 डेग वो 1 डेग बराबर रहेगा। सोचो, एकदम लंबा लंबा। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। तो बड़ा सेना रखने के लिए बहुत सारा सुधार किया। तो और मेन यहाँ पर अस्थाई सेना लगाने का क्या कारण था? इधर से मंगोलों के आक्रमण से बचना, मंगोलों के आक्रमण से
बचना। मंगोलों को पता चल गया था कि भारत में खजाना ही खजाना है, हरा भरा है, खाने पीने का कोई कमी नहीं है, चलो। तो वही बार बार आ रहा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था कि भारत को इनसे बचा लिया। जैसे प्राचीन भारत में पढ़े थे हम लोग, हुण से कौन बचाया था? स्कंदगुप्त। हाँ वैसे ही है। आइए देखिए नोट्स पे आ जाइए। इन आक्रमणों को विफल करने के लिए इसने सैन्य विभाग में बहुत सारे सुधार किए। इन सुधारों को लागू कराने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, इसलिए इसने आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सुधार किया। देखिए इसके शासन काल का प्रमुख विद्रोह, इसका काम अब नहीं है, पहले पूछता था अब नहीं पूछेगा। नवीन मुसलमानों का विद्रोह, वही नवीन मुसलमान सबको मरवा दिया। ये नवीन मुसलमान कौन थे? जो उलूग खां के नेतृत्व में बस गया, विद्रोह कर दिया, वो सब अपने अधिकार के लिए, मंगोल था ना, सबको कटवा दिया। अकात खां का विद्रोह, मलिक काफूर का विद्रोह, ये सब देखेंगे हम लोग। मलिक काफूर कौन था? दिल्ली के हाजी मौला का विद्रोह भी बताए थे ना। अब सुनिए अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या किया। जमात खां का मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सबको अंडरलाइन कर लीजिए। जमात खां का मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, सीरी फोर्ट दिल्ली में है, अब सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम बना दिया गया है उसको, तथा हजार खंबा महल, ये भी दिल्ली में ही है, 12 खंबा, 1000 खंबा। अमीर खुसरो, हाँ अमीर खुसरो को हाईलाइट कर लीजिए। अमीर खुसरो का नाम सुने हैं आप लोग? अमीर खुसरो किस क्षेत्र से थे? गायक, संगीतकार, गायक संगीतकार थे अमीर खुसरो। तो अब पूछता है अमीर खुसरो किस क्षेत्र से थे? गायक या संगीतकार नाम आएगा। और कब थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अमीर खुसरो, हाँ बलबन, हाँ हाँ हाँ, ना ना ये गायक संगीतकार नहीं था, वो कवि था, गाता था लेकिन। और दूसरा है उसका भी नाम इसी टाइप से है ना, यही है, गाता यही है, यही है। कवि है, गाता भी था, संगीतकार भी, बजाता था। देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार, देखो लिखा है ना, इन्हें सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है। वही तो कहें कि वही है, नाम एक जैसा है ना, एक और है, वो भुला गए। तो वो तो अकबर में थे तानसेन, अकबर में थे तानसेन। अमीर खुसरो बड़ी पूछता था अमीर खुसरो को। इनका जन्म इटावा में हुआ था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, बजाते भी थे। तो नोट्स पर ना अमीर खुसरो जहां लिखा है उसको अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, और साइड में बल्कि अमीर खुसरो लिख भी दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट आदमी है, एग्जाम में पूछता है। आगे आइए। अमीर खुसरो के शासन काल में व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न अध्यादेश जारी किए। अमीर खुसरो क्या किया? शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने, और जो अमीर थे, अमीर मतलब पावरफुल लोग जो दरबार में रहते थे, वो सब क्या करता था ना,
राजा के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते रहता था, अपने में कानाफूसी करते रहता था और गुटबाजी करते रहता था। तो जैसे ही राजा कमजोर पड़ता था, मिलके राजा का तख्ता पलट देता था। ही क्या किया कि देखा कि अमीर सब बड़ा मतलब काम बिगाड़ने वाला है और काम बिगाड़ रहा है। तो नियम बना दिया ना कि कोई अमीर आपस में मेल जोल नहीं रखेगा, आपस में शादी ब्याह भी नहीं करेगा, मैंने बेटा बेटी का पार्टी नहीं रखेगा। ना मेल जोल होगा, ना बात विचार होगा, ना संबंध बनेगा और ना ग्रुप बनेगा। सब अमीर को अलग अलग कर दिया। अमीर मतलब समझ रहे हैं ना, अमीर किसको कहा जा रहा है यहाँ? ताकतवर जो इंसान होते थे उस समय, उनको ताकतवर इन द सेंस की जिसके पास अपनी कुछ सेना हो, अपना एक छोटा सा क्षेत्र हो जिस पर वो शासन करता हो, है ना। ताकत माने ही नहीं कि खाली शरीर से ताकत, पैसा से, हाँ, संपत्ति से, सेना से, हाँ, घोड़ा वोड़ा भी रखे हो। आइए, इटावा यूपी में, इटावा मैनपुरी, ये मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है। कानपुर के पास है इटावा। ये ट्रेन जाती है ना सासाराम से दिल्ली, इटावा होते हुए जाती है। आगे देखिए, पहला, अमीरों को दान, उपहार एवं पेंशन में दी गई भूमि को छीन लिया जाए। तो जितना इस सब अमीर को पहले वाला राजा खुश करने के लिए दिया था, सब ले लेके बड़का धनाट एकदम बन गया था, ताकतवर, सब छीन लिया। कहा कि सब पैसा छीनो इस सबसे, तो ना रहेगा और ना ही सब इधर उधर तीन पाँच करेगा। सारा संपत्ति मुआ लिया। सर, गुप्तचर विभाग का गठन किया, जासूस बनवाया कि सबके पीछे एक को लगा दिया, कौन का कानाफूसी कर रहा है। ये सब जो जासूस था रात में घूमते रहता था और जिसे घर और है ना, जिस पर शौक है, अपना कान लगा के खड़ा रहता था, कौन कौन घर में से भून बन आवाज अपना है। इसीलिए कहावत बन गया कि दीवारों के कान होते हैं। देखो सुन रहा है वो, अब बदनाम है दीवार, है कि नहीं। तो पहले आदमी मीटिंग उटिंग करता था तो पहले दरवाजा खोल के बाहर ताक झाँक लेता था, कोनो है ना, तब अंदर मीटिंग आती। जब अंदर मीटिंग हो रहा है तब बाहर एगो को गली में रख दिया जाता था कि तुम भाई ध्यान देना कि कोनो आके सुने नहीं तो वो जो जासूस होता था जाके कह देता था, कुछ ही दूर पर सैनिक खड़ा रहता था, सब तुरंत आके सबको अरेस्ट। जहां अरेस्ट कर लिया तब वो समझ लो कि सबको सजाए मौत मिलना फिक्स है, कोई फरियाद वरियाद नहीं होता था। तो गुप्तचर विभाग, अब देखिए, गुप्तचर विभाग संगठित कर बरीद, गुप्तचर अधिकारी तथा मुनहिस गुप्तचर की नियुक्ति की गई। तब बरीद को अंडरलाइन कर दीजिए। पूछेगा बरीद कौन थे, तो गुप्तचर अधिकारी, अब मुनहिस गुप्तचर मैंने अरे जासूस, गुप्तचर नहीं नाम सुनी हो कभी? जासूस को गुप्तचर कहा जाता है, जासूसी करता है जो। अभी कैसे सीबीआई है, सीबीआई का नाम सुनी हो? तो सीबीआई का क्या काम, नहीं वो कहता है कि बड़ा सीबीआई है, कान लगा के सुनते रहता है, नहीं आदमी कहता है आदमी। वही गुप्तचर हो गया।
गुप्तचर अधिकारी मैंने जैसे अभी कैसे एगो सिपाही है तो एगो दरोगा है, तो दरोगा अधिकारी हो गया, सिपाही मैंने सिपाही हो गया, है ना। तो वैसे ये हो गया। चलिए, सार्वजनिक रूप से मद्यपान, शराब सेवन, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। नीतीश कुमार के आत्मा, नीतीश कुमार में इसी का आत्मा नहीं ना घुस गया है वो। नीतीश कुमार तो शराबी के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, पहाड़ पर ड्रोन से खुजवा रहे हैं कहाँ जंगल में शराब बना रहा है, और कई को पकड़ लिए पहाड़ पर जंगल में बना रहा है। अब वो बेचारा वो कहा जा रहा है, और ऊपर ड्रोन उड़ रहा है, सब देख रहा है कि अरे यहाँ बन रहा है, आज साथे साथे पुलिस चल रहा है, छापा मार दे रहा है। आइए देखिए, तो चौथा, अमीरों के आपस में मेल जोल सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 4 अध्यादेश जारी किया, ठीक है। चलिए, पूछता है कि कौन कौन सा अध्यादेश जारी किया। तो पहला अध्यादेश कि दान में दी गई भूमि को छीना, एकता प्रथा समाप्त कर दिया, सब छीन लिया। गुप्तचर विभाग बनाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध, भांग खाने पर प्रतिबंध, और अमीरों के आपस में मेलजोल, शादी ब्याह, ये सब पार्टी वार्टी पर रोक लगा। अब फिजूल खर्ची पर रोक लगा दिया था कि कोई फिजूल खर्ची नहीं करेगा, कहे कि ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो महंगाई बढ़ेगी ना, तो इसी वजह से शादी ब्याह सब होता था ना, उस समय फिक्स लगा दिया था कि 50 गो से ज्यादा आदमी नहीं आएगा, और जिसके शादी ब्याह में उससे ज्यादा आदमी दिख गया, दूल्हा दुल्हन, बाराती सराती घराती सबको जेल जा, तो किसी को नहीं छोड़ता। अभी के जैसा तब सिपाही घूस लेके छोड़ भी देता है, उस समय सिपाही अगर घूस लेके छोड़ा, पकड़ा, पता चल गया कि घूस लेके छोड़ा है, तो उबी गया। अब सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के प्रमुख अभियान, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के कुछ है प्रमुख अभियान है जहां से क्वेश्चन आता है। जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए अगल बगल के प्रदेशों को जीतना शुरू किया, और सबसे जरूरी चीज था व्यापार के लिए इधर गुजरात में उसको बंदरगाह चाहिए था, इधर से तो व्यापार होगा नहीं, स्थल से तो लूट न लेता था, तो समुद्र से व्यापार होता था, तो उसको यहाँ समुद्र के किनारे बंदरगाह चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता क्लियर करना चाहिए था उसको। तो इस रास्ते में 2 शासक पड़ता था, एक चित्तौड़गढ़ और एक था यहाँ पे रणथंभौर, 2 शासक पड़ते थे। तो पहले इनको ये जीतने का कोशिश किया, फिर बाद में दक्षिण भारत तक गया। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख अभियान कौन कौन से थे। पहला गुजरात अभियान, यही है गुजरात, ये रहा दिल्ली, ये रहा गुजरात, इसको जीतना था। 1298 इस अभियान का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां ने किया। इस अभियान के दौरान नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक किन्नर को 1000 दिनार में खरीदा। तब मलिक काफूर को अंडरलाइन करिए, मोस्ट वीवीआई, मलिक काफूर को अंडरलाइन करिए,
1000 दिनार को भी अंडरलाइन करिए। मलिक काफूर, 1000 दिनार, दोनों को अंडरलाइन करिए। लगता है आज कैमरा साफ उप करके लाए ना, आज पिक्चर क्वालिटी बड़ा अच्छा है हर दिन से। हाँ एकदम मैप भी एकदम क्लियर नजर आ रहा है, उस समय धुंधला नजर आ रहा है। तो मलिक काफूर को कर लिए, 1000 दिनार को कर दिए, खरीदा, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो पूछेगा आप लोगों से मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर एक दास था जिसे गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था। या पूछता है 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। देखिए था ये किन्नर, लेकिन था बड़ा पराक्रमी योद्धा था। अभी कुछ दिन से फेसबुक पर देख रहे हैं जो थर्ड जेंडर अपलिफ्टमेंट की बात चल रही है, उसके तहत कुछ कुछ थर्ड जेंडर के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं लोग, इतना बढ़िया स्पीच दे रहा है और इंग्लिश में भी कि मैंने बता रहा था लोग कि सोसाइटी में हम लोगों की ऐसी स्थिति क्यों। सोचिए, कह रहे कि बताओ देश कब का आजाद हुआ और अभी साल 2 साल पहले कोर्ट हम लोगों को मान्यता दी, नहीं तो कहीं भी फार्म भरिए, कहीं कुछ करिए तो 2 लिंग पूछा जाता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, मेल या फीमेल। थर्ड जेंडर का कोई कॉलम ही नहीं रहता था, तो क्या हम लोग इंडियन नहीं हैं? बड़ा बढ़िया स्पीच दे रहा था कि थर्ड जेंडर का भी कॉलम होना चाहिए, हम लोग भी तो इंसान ही है। और भाई ये तो कहिए कि बायोलॉजिकल ईरर है, उसमें हम लोगों की क्या गलती? बता रहा था कि हम लोग ऐसे है नहीं, समाज हमको ऐसा बना देता है, तो उस नजर से देखता है कि हम लोग ऐसे बन जाते हैं। बहुत बढ़िया स्पीच दे रहा था। तो ये भी थर्ड जेंडर ही था मलिक काफूर, लेकिन था इतना पराक्रमी कि अलाउद्दीन खिलजी इसी को सेनापति बना दिया और पूरा दक्षिण भारत जीत लिया। अकेले 10 गो को ऐसे मार देता था चाप के, इतना ताकत था, पकड़ लेता था जिनको, अब वो खत्म कहानी। कोई इनके अगल बगल, मलिक काफूर के अगल बगल ऐसे 7 फीट का पूरा बुलंद आदमी था, 6 फीट का आप बात करो, उस समय 7 फीट का होता था। अब ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ऐसे इसको सेनापति थोड़ी बना दिया दक्षिण भारत का, था कुछ तब ना। तलवारबाजी तो कहना नहीं है, पहले तो सब तलवार का अपना एक्सपर्ट होता था। आइए देखिए, तो मलिक काफूर का नाम नहीं ना भूलेंगे, अब हाईलाइट कर दिए लोग ना। हाँ, आगे चलकर मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को, यहाँ तो यहाँ दिल्ली ये तो फैलाया ही, मार काट के अपने खुद दिल्ली का राजा बन गया। खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे, मार के अपने राजा बन गया। वो तो सब बाकी सब विद्रोह करके षड्यंत्र करके इसको मरवा दिया। देखिए, आगे चलकर मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तारित किया। हाँ, दक्षिण भारत सल्तनत साम्राज्य का विस्तार का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत को किसने जीता? तो मलिक काफूर। देखिए इसी समय आएगा अब कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा का नाम सुने आप लोग? नहीं? अरे विश्व का सबसे महंगा हीरा है, अब ये मिलेगा मलिक काफूर को, देखना। और अभी वो लंदन के म्यूजियम में बंद है। भारत सरकार लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम काहे दें,
तो हमको गिफ्ट में दिया था भाई सरदार कौन अजीत सिंह थे कि कौन थे, वो दे दिए थे गिफ्ट में, रंजीत सिंह, रणजीत सिंह ना, हाँ, कि हमको तो गिफ्ट में मिला है, काहे कि दे चुरा के थोड़े लाए, नहीं दे रहा है? हाँ 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 हाँ, सर वो एक ही है, एक ही है, कितना बड़ा है? इतना एकदम नीला है, हैं? अब यही ना कि उस समय कैमरा रहता ना, तो उसके सिंहासन में जड़ा हुआ था, मुगल साम्राज्य के सिंहासन में, मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। अब कैमरा रहता तो कोई फोटो खींच लेता, लेकिन कारीगर थे, चित्रकार थे, पेंटिंग बना के गए हैं लोग, उसी से देख के सब्र करता आदमी की ऐसा था। आइए देखिए, तो पहला हो गया गुजरात अभियान, देखिए दूसरा रणथंभौर अभियान। तो बस इतने याद रखिएगा कि रणथंभौर अभियान के समय वहां का राजा कौन था? हमीर देव। ये रणथंभौर कहाँ है? देखिए बस यही है, ये दिल्ली है ना, तो यहाँ से जब ऐसे चलिएगा तो राजस्थान यहीं पे रणथंभौर है, किधर चल गया रणथंभौर? चित्तौड़गढ़ तो ये है, रणथंभौर यहीं पे है, क्या है रणथंभौर, है ना, यहाँ पे राजस्थान में। तो इसको जीता और फिर इसको जीता। तो ये दोनों को क्यों जीता? कि ये दोनों ना गुजरात अभियान के दौरान सहायता नहीं किया था, अड़ंगा लगाया था, रास्ता यही था। तब बोला कि पहले तो ये रास्ता क्लियर करने के लिए इनको जीतना जरूरी है। अब देखिए यहीं पर है तीसरा, चित्तौड़ या मेवाड़ अभियान। अभी आप लोग, अभी हाल फिलहाल एक मूवी आई थी रानी पद्मिनी, बड़ा विवादित हुआ, पद्मावत, तो मलिक मोहम्मद जैद, तो वो जो फिल्म फिल्माया गया है बिल्कुल काल्पनिक है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। जाके हम खुद घूम के आए हैं चित्तौड़गढ़ का किला, तो वहां जो था अपना बताया कि रानी पद्मिनी महल में ले गया, तो गए हम लोग रानी पद्मिनी महल में, तो वो बता रहा था ना, रानी पद्मिनी महल के पीछे एक तालाब था, तो कह रहा था ना कि देखिए रानी पद्मिनी यहीं बैठी थी और यहाँ आईना था उसके ठीक सामने, उसी आईने में पद्मिनी अपना नजर आ रही थी और उसका परछाई बन रहा था पानी में, पीछे बहुत बड़ा खिड़की था और वहीं से अलाउद्दीन खिलजी इसको देखा था। अब देखिए दूसरी कहानी बन जाती है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी वाला पद्मावती वाला कहानी है, या वो श्रीलंका की कोई रानी पद्मावती है, श्रीलंका की कोई रानी पद्मावती है। तो रियल में ये क्या कहानी है कोई नहीं जानता है। उस समय बहुत सारा ये लोक कथा लिखा जाता था ना, अब न परंपरा खत्म हो गया, शायद तू लोगों को भी नसीब नहीं हो। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो याद है दादा के साथ सोते थे, नियम बनाए थे ना, वो हर दिन जैसे रामायण का एपिसोड चलता है ना, हर दिन रामायण अपना कहते थे, हम लोग सुनते सुनते सो जाते थे। तो हाँ आज कहाँ तक, आज हनुमान जी वाटिका में पहुंचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सुनाते सुनाते। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा कहानी होता था जो दादा दादी सुनाते थे लोग। अब तो काम है खत्म, कहानी सुनाना है, लो कार्टून देख लो, चाहे वही पर नानी की कहानियां, लो नानी की कहानियां सुन लो। अब गार्जियन के पास टाइम ही नहीं है बच्चों पर समय देने के लिए, इसीलिए बच्चों में संस्कार नहीं आ पा रहा है।
और बच्चे और माता पिता के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। पहले डिसिप्लिन था, शिष्टाचार था, आदर सम्मान था। क्यों? क्योंकि पहले के गार्जियन बच्चों पर समय देते थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ खेलते थे। अब गार्जियन अपने काम में बिजी है, लड़का क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। स्कूल फीस दे दिए, हाँ, ट्यूशन लगा दिए, हाँ, काम खत्म, जा। पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या हो रहा है उससे मतलब। पहले के गार्जियन हमेशा चेक करते थे। ट्यूशन मास्टर लगा दिए तब वो चेक करेंगे कि मास्टर साहब क्या पढ़ाया है, देखो। अब किसी को मतलब ही नहीं, सब अपना प्रोफेशनल लाइफ जी रहा है। अब बाद में कहते हैं ना, बड़ा नालायक बेटा बेटी हो गया है, सुनता नहीं है। तो भाई तुम बच्चों में संस्कार ही वैसा नहीं दिए तो कहाँ से सुने। उसके साथ समय देते, उसके साथ अपना, खास करके अमेरिका ये सब वेस्टर्न कल्चर में क्यों बूढ़ा होने पर बाप बेटा को भेज देता है वृद्धाश्रम, कहता है बाबा को दादी को वृद्धाश्रम भेज दिया। अरे तो तुम भी बचपन में जब खिलाने का था तो भेज दिए थे क्रेच में, हॉस्टल में, अपना भलाई टालने के लिए ना हॉस्टल में भेज देता है। वो क्रेच है जो पशुपालक होता है, 5 साल के बच्चा गार्जियन को घर में ना खिलाना चाहिए, अपना भलाई टालने के लिए किड्स प्ले स्कूल में भेज दे रहा है। चल भाई जो हुआ जो चिल्लाओ, दूध पियो चाहे मत पियो, क्या करो। बताओ केयर टेकर कभी बच्चा को घर के माता पिता जैसा वो केयर करेगा? टाइम पर उसको दूध देगा, टाइम पर खिलाएगा? तो वहीं से दूरी बढ़ना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे मोह माया भंग हो जा रहा है। तो कह रहा है कि ये मैंने नालायक हो गया। नालायक तो तुम ही बना दिए, संस्कार वैसा दिए तो नालायक। गलत तरीका अपना लालन पालन का, उसको प्रोफेशनल बना रहे हो भाई। इमोशनल बनाते तब ना प्रोफेशनल बना रहे हो, प्रोफेशनल बन गया। प्रोफेशनल का मतलब इमोशनलेस, वो केवल लॉस और प्रॉफिट जानता है और कुछ नहीं जानता है। किसमें नफा है किसमें नुकसान है, जहां नफा है वो काम करेगा। आइए देखिए, तो हाँ हम लोग रानी पद्मावती, तो यहीं से रानी पद्मावती की कहानी आती है। तो उस समय जब चित्तौड़ पर हमला किया गया था तब वहां के शासक थे राणा रतन सिंह, और उन्हीं के रानी के नाम था रानी पद्मावती, और इसी पर बना है ये पद्मावत मूवी। लेकिन मूवी में जो दिखलाया गया है, हिस्ट्री में जो पढ़ा जाता है, बिल्कुल अलग अलग है। मतलब वो एक फिल्म इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, हिस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ना वहां के राजपूत जो हैं राजस्थान के विद्रोह किए कि इससे लोगों में गलत ना मैसेज चला जाएगा। तुम तो भाई इंटरटेनमेंट के लिए मूवी बना दिए, हकीकत कुछ और है, तो बाकी तो यही ना समझेगा कि ऐसे हुआ था। देखने के बाद क्या जानता है, और उसमें चीज ही अलग दिखलाया गया। तो यही है वो रानी पद्मावती। आइए देखिए, तो चित्तौड़गढ़ अभियान याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। ये पूरे इंडिया का सबसे मजबूत किला माना जाता है। पूरे इंडिया का सबसे मजबूत किला माना जाता है। एकदम ऐसी ऊंचा पहाड़ है ना, ऐसी पहाड़ पर है, और चढ़ने के लिए जो रास्ता है उस पर 7 गो फाटक लगा हुआ था, मोटा मोटा, इतना मोटा लकड़ी का कि हाथी भी इसे मार के न तोड़ पाए। हाथी भी मार के न तोड़ पाए, कोई ऊपर चढ़ नहीं पाए। तो इंडिया का सबसे मजबूत किला माना जाता है। आइए, क्या किया था सब ना, जैसे गेट बना है ना, कहीं नहीं हाथी से ऐसे मरवाया जाता था, उसमें ना नोक नोक ऐसे लगा दिया कील जैसा, कि हाथी मारेगी ना तो उसके सर में घुस जाएगा, दब जाएगा। आइए देखिए, तो चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह था, इसके रानी का नाम पद्मिनी था। ऐसा किवंदती है कि, किवंदती है मतलब कहा जाता है, मतलब कोई सच्चाई नहीं है।
कि खिलजी रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो गुजरात अभियान के दौरान उसका साथ नहीं दिया था और रसद पानी कुछ घट गया था तो अपना मांगा नहीं दिया, उल्टे हमलों कर दिया था लोग, उसी का बदला लेने के लिए किया था। चलिए तो अब आइए चौथा, मालवा का अभियान। मालवा कहाँ है? ये देखिए मध्य प्रदेश, ये चित्तौड़गढ़ है ना, इसी के पूरब वाला ये वाला इलाका है मालवा। इसी को कहते हैं मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और ये गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा ये वाला। अब दक्षिण भारत में आएंगे ना तो अब इधर सब अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? मलिक काफूर। दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अब देखिए, पहला देवगिरी का अभियान, यहाँ के राजा रामचंद्र थे, ज्यादा इस समय नहीं पढ़ना है। तेलंगाना का अभियान, हाँ देखिए आ गया, यहाँ के राजा प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव अपनी मूर्ति बनाकर गले में चांदी की जंजीर लगाकर मलिक काफूर को भेज दिया। संभवतः इसी के समय संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया और यहीं से वो चला गया दिल्ली। अब जो जो दिल्ली प्रशासन किया उसके पास आता रहा और फिर नादिर शाह लूट के ले गया ईरान। वहां से फिर पंजाब का जो शासक था वो लाया और उससे ले गया फिर अंग्रेज। सर हीरा से क्या होता है? सोना का सिकरी, सोना का गहना क्या होता है? पहनता है आदमी, तो वही कहता हीरा का अंगूठी है भाई, हीरा का नेकलेस है भाई, है ना। तो जो भी है ऑर्नामेंट्स है, खूबसूरती, मैंने बेशकीमती पत्थर है एक तरह से। आइए, हाँ अरे बहुत है, वो अभी छोड़ देते हैं, टेस्ट भी है अभी इसमें ना, बहुत है, छोड़ देते हैं न तो गड़बड़ा जाए। लाइए, किसका टेस्ट है? लाइए अनु, लाइए लाइए। अरे आज तो सुबह में बड़ा गड़बड़ हो गया, हिस्ट्री का पेपर चढ़ा दिए उसमें पॉलिटी में। कल खत्म हो जाएगा। इसको मुगल साम्राज्य को कायदे से पढ़ना है। तो जो 12th वाले हैं लोग ना, सल्तनत पर जो कह रहे हैं केवल मेन उसी पर ध्यान देना है, बाकी नहीं पढ़ना है। अल्लाह ये पेपर अपलोड कर दे। अरे वाह, हाँ क्वेश्चन बढ़िया, 10-11 गो है, 12 गो, 10 को डाल दो। अब इधर ये आंसर नहीं देखिए, फोटो खींचेंगे तो आंसर का फोटो चाहिए, क्रॉप करना पड़ेगा नहीं हो। आइए, अरे रे रे रे, तो ठीक है, आप लोग टेस्ट दीजिए। हाँ देखो अन्नू क्या तो कर रहे, वो क्या कर रही है तन्नू, आप लोगों का दिन